नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम हिमाचल प्रदेश की रहने वाली एक 32 वर्ष की आयु की महिला हैं जो कि विवाहित हैं। उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, इन बहन के जीवन के अंदर सबसे बड़ी समस्या इनका और इनकी पुत्री का रिलेशनशिप हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इनके विवाह को लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं और एक 8 साढ़े 8 वर्ष की आयु की पुत्री की ये माता जी हैं। ये कहते हैं कि भैया मेरा जो ससुराल है मुझे बहुत अच्छा मिला, यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, धन धान्य से संपदा से तो संपन्न है ही, है ना ये परिवार। लेकिन ये कहते हैं कि यहाँ पे जो मेरी सासू माँ हैं, मेरे ससुर जी हैं, मेरे पति हैं, कह रहे सब बहुत अच्छे हैं, सब मुझे बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं, सब बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मैं जो बोलूँ, मैं बोलूँ मुझे घर पे रहना है, वो घर पे रख के राजी हैं। मैं बोलूँ मुझे नौकरी करना है, नौकरी करा के राजी हैं। या मैं बोलूँ मुझे घूमने जाना है तो घुमाने जाकर ले राजी हैं। तो कह रहे मतलब मेरी हर खुशी का ख्याल रखने में मेरे जो इन लॉज वाली फैमिली है वो तत्पर रहते हैं। लेकिन ये ऐसा बताती हैं कि भैया मैं खुद अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कब से परेशानी शुरू हुई? तो इन्होंने बताया कि भैया जब से मेरी पुत्री मेरे गर्भ के अंदर आई है, यानी जिस दिन से मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, ये कहती हैं कि उस दिन से मेरा बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं चीज़ों को तोड़ फोड़ कर दूं। कह रही है मैं किचन में काम कर रही हूँ तो किचन में काम करते करते मुझे ऐसा हो जाता है, अगर आज ये बताती हैं, आज तो इनकी बच्ची 8.5 साल की है, कह रही है अगर उसके लिए मुझे खाना पकाना है और थोड़ा सा भी मुझे बच्ची ने आनाकानी कर दी या कुछ उसने डिमांड कर दिया कि मम्मा ये बना दो, तो कह रही है मैं पागलों जैसी हो जाती हूँ, किचन में जाकर के मैं बर्तन तोड़ देती हूँ। कह रही कितनी बार मैंने कप, कितनी बार गिलास, कितना कुछ मैंने तोड़ दिया है। कह रही मुझे समझ में नहीं आता, मेरे ऊपर भूत सा सवार हो जाता है। आज ये कहती हैं कि जो इनकी पुत्री हैं ये उनके साथ बैठ नहीं पाती हैं, क्योंकि ये कहती हैं अगर मैं अपनी ये छोटी सी बच्ची के साथ बैठ जाऊं ना तो मेरा इतना गंदा झगड़ा होता है, इतना गंदा झगड़ा होता है। कह रही भैया वो छोटी सी बच्ची है, उसको अपनी माँ चाहिए, लेकिन मैं उसको अपनी माँ होने का उसको कह रही मैं कर्तव्य नहीं निभा पा रही हूँ, मैं उसको प्यार नहीं दे पा रही हूँ। कह रही छोटी सी बच्ची के दिल पे क्या बीतती होगी। तो यहाँ पे अच्छा फिर उन्होंने बताया कि अच्छा कहते हैं कि वैसे तो दूसरी माओं को भी बच्चे इस चीज़ में परेशान करते हैं, लेकिन मेरे को बहुत तकलीफ होती है कि मुझे क्यों कर रही है। कह रही खाना खिलाने में बहुत ज़्यादा तंग करती है, खाना नहीं खाती है और उसकी वजह से बहुत कमज़ोर हुई पड़ी है, चीज़ों को समझती नहीं है। कह रही है अपना होमवर्क नहीं करेगी, पढ़ाई नहीं करेगी और मुझे कह रहे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, इसका होमवर्क मैं कर करके भेजती हूँ इसके स्कूल में। अच्छा, कह रहे हैं कि जब इनका जन्म हुआ था इनकी पुत्री का, तो ये कहती हैं कि मेरे मन में आया कि मैं इसको नहीं पालूंगी। मैंने अपने पति को बोला कि इसको किसी रिलेटिव को दे दो, भैया देखो मैं इसको जो है ना नहीं पाल पाऊंगी, मैं इसकी पालना नहीं कर पाऊंगी। तो ये जानना चाहती थी बहन अपने पास्ट लाइफ के माध्यम से कि भैया मेरी अपनी सगी बेटी जिसने कभी कोई गलती नहीं करी, मतलब थोड़ा बहुत बच्चे परेशान करते, पहले कहती वो तो सबके बच्चे परेशान करते हैं, ऐसा मेरी बेटी से क्या कार्मिक अकाउंट है कि मैं उसके साथ बैठ नहीं सकती, मैं उसके लिए खाना नहीं पका सकती, उसके लिए अगर मुझे कुछ करना पड़ जाए तो मेरे को आग लग जाती है, मुझे गुस्सा आता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या इनकी बेटी कुछ इनका नुकसान करके आई है पास्ट लाइफ में या इन्होंने उसका नुकसान किया है? क्या है ये चीज़ ये बहन अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहती थी। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों ये कहती हैं कि जो इनके मम्मी पापा का जो घर है, इनका जो चाइल्डहुड है उसके बारे में इन्होंने बताया कि चाइल्डहुड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहा, क्योंकि ये कहते हैं कि इनकी जो अपनी माता जी हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और इनकी माँ जो है इनसे बहुत ज़्यादा काम कराया करती थी घर में। कहते हैं मुझे याद है मैं 10 एक साल की थी तो मैं घर का सारा काम करती थी। सारा काम मतलब खाना बनाना, बर्तन मांजना, पूरे घर की सफाई करना। और ये कहते हैं कि मेरी माँ मुझे कहती थी कि मैंने बचपन में सारा काम किया तो तू नहीं करेगी क्या, सारी लड़कियां काम करती हैं। तो कहते हैं कि मेरी मम्मी और मेरा रिलेशन बहुत ख़राब था। फिर ये कहते हैं कि इनकी जो मम्मी है, इनकी मम्मी इनके साथ मार पीट भी बहुत ज़्यादा करती थी, कहती बहुत पिटाई होती थी मेरी। और कहती कि भैया बस जैसे तैसे कह रही हैं कि मैं बड़ी हो गई हूँ। अच्छा, बट एक विशेष बात है दोस्तों, ये बात भी सॉरी इंक्लूड करनी चाहिए थी, अभी कर देते हैं।
दोस्तों विशेष बात ये है, ये बहन कहती हैं कि भैया शादी से पहले ना मेरी माँ ना मेरे पिता कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहता था। कह रहे मेरे पिता को ये था कि लड़की है, इसकी एजुकेशन पे पैसा मुझे ना लगाना पड़े। तो ये कहती हैं लेकिन सेवन्थ क्लास से, सेवन्थ या एट्थ क्लास इन्होंने बताया था, कह रही उसके अंदर मैंने ट्यूशंस पढ़ाना शुरू किया था और 25 से 30 बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाया करती थी। ये कहते हैं कि मेरे पूरे मोहल्ले में, हमारे पूरे एरिया के अंदर मैं फेमस थी कि ये वाली ट्यूशन वाली दीदी से आपको पढ़ना है। कहनी मेरे जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती थी वो बहुत अच्छा स्कोर करते थे। कहनी मेरा बहुत नाम था, मतलब कमज़ोर बच्चे को भी जैसे आप पढ़ा करके एक वो इंटेलिजेंट बना देते हो ना, वैसा ये बताती हैं कि मेरे साथ वैसा हिसाब किताब था। तो कह रही कि मैं शादी से पहले घर वाले सपोर्टिव नहीं थे, माँ मारपीट भी करती थी, लेकिन फिर भी इतने बच्चों को पढ़ा लेती थी। कह रही मैं अपने पढ़ाई का हर चीज़ का खर्चा मैंने हमेशा खुद निकाला है। और ये कहती हैं लेकिन शादी हो जाने के बाद परिस्थितियां विपरीत होगी। यहां पे पहले घर वाले सपोर्टिव नहीं थे, घर वाले दुश्मन थे। यहाँ इन लॉज में फैमिली बहुत अच्छी मिल गई, सब मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन ये कहती हैं कि विवाह हो जाने के बाद मेरा जो दिमाग है वो बंद हो गया है। कहाँ ये कहती हैं कि अगर मैं किसी इंटरव्यू के अंदर बैठ जाऊं तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेरे को ये बोल दे कि आपको हम काम पे नहीं रखेंगे, भाग भाग के काम पे रखते थे। लेकिन ये कहती हैं कि अभी रिसेंटली मैंने अपने माइंड को चेंज करने के लिए छोटी मोटी स्कूल में जॉब करने का प्रयास किया। तो कहते हैं पहले उन्होंने तनख्वाह 7,000 दी, फिर उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने कहा कि 6.5 दे पाएंगे। कह रही फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने कह दिया कि भैया काम करना है करो वरना मत करो, छोड़ना है छोड़ दो, लेकिन 6,000 रुपये से 1 रुपया फालतू आपको हम नहीं दे पाएंगे। तो कह रही कि भैया मैं अच्छा काम नहीं कर पा रही हूँ तभी तो ऐसा हो रहा है ना। और ये कह रही मेरे को समझ में भी आता है, कह रही पहले जैसे मेरा दिमाग चलता था कि ये करा दो, ये रिवीजन करा दो, कह रही मेरी बुद्धि ना बंद सी रहती है, जकड़ी हुई सी रहती है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये जानना चाहती थी कि शादी हो जाने के बाद ऐसा क्या बदल गया जिसकी वजह से इनकी जो बुद्धि है वो पूरी तरह से बंद हो गई है। ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, इसको लेकर के इन बहन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया। आप सभी को ये बताते हुए हमारे को बहुत खुशी हो रही है कि अपने सभी प्रश्नों के उत्तर अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जो प्यारी बहन है ये प्राप्त कर पाई थी। तो प्यारे दोस्तों, इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट आप सभी के साथ हम शेयर करना चाहते हैं दोस्तों, हमारे आने वाले लाइव क्वेश्चंस एंड आंसर्स के सेशन के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, जब भी आप 1-on-1 में हमारे साथ एक काउंसलिंग का सेशन बुक करते हैं तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि क्योंकि हमारा कैलेंडर काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है तो थोड़े आगे की डेट आपको मिलती है। लेकिन भाई बहन कहते हैं कि भैया प्रॉब्लम अभी की है तो अगर जल्दी बात हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम समय समय पर लाइव क्वेश्चन एंड आंसर के सेशंस लेकर के आते हैं, जिसके अंदर ऑनलाइन आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। और मैं समझता हूँ पूरी तो प्रॉब्लम आप डिस्कस नहीं कर पाएंगे इसके अंदर, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं अपने जीवन से, अपनी समस्याओं से जो जुड़ी हुई हैं, वो आप जो यहाँ है इस सेशन, ये लाइव Q&A के अंदर आप हमसे पूछ पाएंगे। तो दोस्तों 7th ऑफ मार्च, 8th ऑफ मार्च और 9th ऑफ मार्च, इन 3 डेट्स पे 8 PM to 9:30 PM, रात को 8 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच ये सेशन कराया जाएगा। 1.5 घंटे के सेशन 3 दिन तक होंगे। इसके अंदर आपके पास्ट लाइफ रिग्रेशन से संबंधित, स्पिरिचुअलिटी से संबंधित या कुछ और भी अगर आपके मन में प्रश्न है जो कि आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ पाएंगे। दोस्तों इन सेशंस में से जो पहला सेशन जो 7th ऑफ मार्च को होने वाला है वो एक्सक्लूसिवली फॉर मेंबर्स है। जिन भी लोगों ने हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया हुआ है, केवल उनको ही कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर, जो हमारे चैनल का कम्युनिटी पोस्ट है उसके ऊपर ये सेशन को ज्वाइन करने की डिटेल्स नजर आएंगी। जो 8th मार्च और 9th मार्च को सेशन होने वाला है दोस्तों, वो ओपन टू ऑल होने वाला है। उसके अंदर आप चैनल के मेंबर हैं, नहीं हैं, सब्सक्राइबर हैं या नहीं है, डजंट मैटर। अगर आपके पास इसका जो ज्वाइनिंग लिंक है उसका इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर पाएंगे। अब दोस्तों ये ज्वाइनिंग लिंक्स आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं? हमारा एक, ये तो आप यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहे हो, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, हम उसका लिंक यहां पे आप सभी के साथ साझा कर देंगे। व्हाट्सएप चैनल के ऊपर ये जो ज्वाइनिंग लिंक है वो आने वाला है। तो दोस्तों इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, व्हाट्सएप चैनल के लिंक पे क्लिक करके आप उसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई हम ऐसे सेशन आप सभी के लिए लाएं या वीडियोस हम अपलोड करें तो उनकी जो अपडेट्स हैं आप उनको मिस ना करें। उनके सारे अपडेट्स हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या पिन कॉमेंट से आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक
प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर इनका यूजर आईडी है ST और गीता विघ्नेश्वरम। तो गीता जी और ST जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल की मेंबरशिप को ऑप्ट करने के लिए। दोस्तों अगर आप भी इनकी तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कि जब इन बहन को इनके पूर्व के जीवन के अंदर भेजने का प्रयास किया गया तो क्या इनको नजर आया। दोस्तों सबसे पहले तो जो दृश्य इनको नजर आता है उसके अंदर जैसे आप जानते हैं प्रोसेस होता है। ऊपर की तरफ देखती हैं तो इनको एक प्लेन पक्की छत ऊपर नजर आती है। नीचे की तरफ देखती हैं तो कहती हैं कि पक्की जमीन है, और पैरों की तरफ देखती हैं तो कहती हैं कि मैं नंगे पैर मुझे नजर आ रहे हैं, पैरों में कुछ पहना नहीं है। धीरे धीरे पैरों से ध्यान ऊपर जाता है तो इनको एक लंबी ब्राउन कलर की स्कर्ट नजर आती है और ऊपर इन्होंने टी शर्ट पहनी हुई है, ऐसा नजर आता है। ये कहती हैं कि मैं किसी के घर के अंदर हूं और मुझे यहाँ पे काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा फील हो रहा है। फिर दोस्तों एक प्रोसेस होता है लाइट जलवाने का, तो वो प्रोसेस फॉलो कराया गया तो इनको अचानक से सब कुछ नजर आने लगा कि एग्जैक्टली कौन से घर के अंदर है। दोस्तों जब ये देखती हैं तो ये बताती हैं कि मैं अपने आप को एक 10 वर्ष की आयु की कन्या के रूप में देख रही हूं, और इनको अपने बचपन का घर ही नजर आने लग जाता है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो प्रश्न का उत्तर हम ढूंढ रहे हैं अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से, उसका उत्तर हमारे पूर्व जन्म में ना हो करके उसका कुछ कनेक्शन हमारे इसी लाइफ के पिछले टाइम से होता है। तो ऐसा ही इनके केस के अंदर हुआ। जब इनको PLR किया तो पास्ट लाइफ में जाने की बजाय आज ये 32 वर्ष की हैं, इनकी आयु 22 वर्ष कम हो गई और ये अपने आप को 10 वर्ष की कन्या के रूप में देख रही थी जब ये 10 वर्ष की थी। तो हमने कहा कि क्या दिख रहा है, तो ये अचानक से इनके जो भाव हैं वो चेंज हो गए, बहुत तेज तेज रोने लगी और ये कहती हैं कि मुझे मम्मी दिख रही है, मम्मी डांटती है, मम्मी मारती है, और ये जैसे वो जो ट्रॉमा था उस टाइम का उसको दोबारा से रीलेव करने लग गई और अपनी मम्मी को बिल्कुल जैसे कोई डीमन होता है, बहुत ही बुरे व्यवहार का व्यक्ति होता है, उसके रूप में जो है ये देखने लगी। मतलब जैसे बहुत अत्याचार सा होता है मेरे साथ। तो यहां पे फिर वही बात बोलने लगी कि वो कहती है कि मैं छोटी हो, तुम मेरे से काम करती आ रही हो तो तू नहीं करेगी क्या। तो कहने मेरे से मार पीट करके बहुत बुरा व्यवहार करके मुझसे मेरी माँ काम करा रही है, मेरी माँ मुझसे बात भी नहीं करना चाहती, तो हमारा रिश्ता बहुत वो है। अच्छा यहां पर दोस्तों हम प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। हमें लगा कि क्योंकि इनका अपना चाइल्डहुड बहुत टॉक्सिक रहा है, बहुत डिस्टर्ब रहा है, शायद इसकी वजह से इनको अपनी बेटी के ऊपर प्यार नहीं आता। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई आपके हिसाब से क्या माँ बेटी का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए। तो ये कहती है कि नहीं, माँ बेटी का रिश्ता ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माँ बेटी का जो रिश्ता है वो बहुत ही एक प्रोटेक्टिव रिश्ता है। एक माँ को अपनी बेटी की बहुत रक्षा करनी चाहिए। तो हम इनसे पूछते हैं कि आपके साथ आपकी माँ ने जो किया, क्या आपको लगता है कि उसी की वजह से आप भी अपनी बेटी के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज़ के ऊपर ये साफ मना कर देती हैं, कह रही कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये बात बताती हैं कि जब इनकी माँ इनके साथ मारपीट कर रही हैं उस समय इनके मन में विचार चल रहा है कि अगर मैं कभी माँ बनी, बेटी की या बेटे की किसी की भी अगर मैं माँ बनी, तो मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और ये बात बोल करके ये कहती हैं कि मुझे बहुत रोना आ रहा है क्योंकि मैं अपने आज के वर्जन को भी एक्सपीरियंस कर रही हूं कि जो मेरी माँ मेरे साथ करती थी, ये कहती है मैं तो उससे भी ज्यादा बदतर व्यवहार मेरी बेटी के साथ कर रही हूं। अच्छा फिर ये बताती हैं कि उस टाइम पे जब ये स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी तो स्कूल में टीचरें भी इनको डांटती थी और बहुत ज्यादा मारती थी। तो मतलब जो भी इनसे बड़ी उम्र का व्यक्ति जो इनके ऊपर कंट्रोल मतलब जैसे कर सकता है, चाहे माता पिता हो या टीचर्स हो, तो कह रहे हैं सब इनको बहुत ज़्यादा डांटते हैं और बहुत ज़्यादा मारते हैं और इनको समझ में नहीं आता कि सब लोग इनको इतना डांटते और मारते क्यों हैं। अच्छा फिर दोस्तों थोड़ा दृश्य चेंज होता है। अपने बचपन के घर की जो छत है ये उसके ऊपर खुद को घूमता हुआ देखती हैं और ये बताती हैं कि जो छत है उसके ऊपर एक कमरा बना हुआ है, और ये कहती हैं कि जब भी मैं परेशान होती हूँ, बहुत ज़्यादा मारपीट मेरे साथ होती है, तो मैं छत पे अपनी मामी के पास चली जाती हूँ, छत पे अपनी मामी के पास चली जाती हूँ। अच्छा तो कहती हैं कि मैं कमरे में बैठी हूँ, अपनी मामी को मैं बता रही हूँ कि मेरी माँ ने मेरे साथ क्या क्या किया।
तो मेरी मामी कह रही है कि कोई भी दिक्कत हो ना तुम मेरे पास आ जाया करो, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगी, मैं तुम्हें प्यार करूंगी। तो हम इनसे पूछते हैं कि फिर मामी खाना खिला रही है क्या? तो दोस्तों यहाँ पर ना ये एक बहुत ही शॉकिंग रेवल्यूशन सा करती हैं, और ये कहती है कि नहीं, मामी बोलती है बस कि मैं खाना खिला दूंगी, खिलाती कुछ है नहीं, क्योंकि वो मुझे खिला सकती भी नहीं है। वो चाहती है मुझे छूना, लेकिन वो मुझे छू नहीं पाती है। अगर छू नहीं पाती है, क्यों, एलर्जी हुई है क्या? तो कहते हैं नहीं, जो मेरी मामी है, मेरी मामी की मृत्यु हो चुकी है। मेरी मामी को मरे हुए 6 साल हो गए हैं, और कह रही यहाँ छत में इस कमरे के अंदर मेरी मामी रहती है, और मैं जब भी दुखी होती हूँ इनके पास आ जाती हूँ। इसके साथ साथ ये बताती हैं कि जब इनकी मामी जीवित थी, मतलब जब ये लगभग 3-4 साल की छोटी बच्ची थी, तब की मेमोरीज भी इनके पास हैं। इनकी मामी इनसे बहुत प्यार करती थी, और माँ तो इनको बचपन से ही मारपीट करती थी, तो छोटी बच्ची के रूप में भी ये मामी के पास आ जाती थी, तो मामी की गोद में ही सर रख करके सोती थी, मामी ही इनको खाना खिलाती थी, और मामी ही बहुत ज़्यादा, माँ का जो लाड दुलार है वो इनकी मामी इनको देती थी, इनकी माँ जो है वो नहीं देती थी। अच्छा, तो फिर भाई मामी की मृत्यु कैसी हुई, और तुम्हारे घर की छत पे मामी कहाँ से आ गई? भाई चाची तो समझ में आती है, मामी कहाँ से आ गई? तो ये ऐसा बताती हैं कि जो इनकी माँ है, उनका जो भाई है वो भी इनकी माँ के जैसा है। जैसे माँ बहुत ज़्यादा झगड़ालू और बदतमीज़ है, तो कह रही है मेरा जो मामा है वो बहुत शराबी गवाबी जुआरी टाइप के व्यक्ति हैं, तो उन्होंने अपना सारा ज़मीन जायदाद सब बर्बाद कर दिया। तो मेरी माँ ने अपने घर में छत पे एक कमरा दिया हुआ था मेरे मामा मामी को। तो कह रहे मेरे मामा मेरी मामी को बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे, बहुत ज़्यादा पीटते थे उनको, जिसकी वजह से मेरी मामी बहुत दुखी रहती थी। नीचे मेरी माँ मुझे बहुत पीटती थी, तो ये कहती हैं कि भाई मैं नीचे पिटती थी, वो ऊपर पिटती थी, तो एक प्रकार से एक दूसरे से अपना जो दुख है वो हम साझा कर लेते थे। फिर कहती हैं कि जो मेरी मामी है उनसे उनका दुख झेला नहीं जा रहा था, तो मेरी मामी ने फाइनली डिसाइड किया कि मैं जहर खा लूंगी। तो कह रही कि इन्होंने वो कीड़े मारने की दवा होती है वो पी ली थी, और उसकी वजह से मर गई। लेकिन कह रही है मेरी मामी ना मुझे छोड़ करके नहीं जा पाती है, वो बहुत मिस करती है। तो कह रही है मामी यहीं पे रहती है, और मेरे सपनों में भी आती रहती है रेगुलर। तो हमने पूछा सपनों में आते क्या बोलती है, कि भाई लेकर के जाना है? कहती हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी मामी को मेरी चिंता है, मेरी मामी चाहती है कि मैं बड़ी हो जाऊं तो फिर वो चली जाएगी। और ऐसे ही इन्होंने बताया कि 17 वर्ष की आयु तक जो इनकी मामी हैं वो इनके सपने में आती रही, और उसके बाद अचानक से इनके सपने में आना जो है उन्होंने बंद कर दिया। तो ये दृश्य इनको नजर आता है कि बचपन में इन पे भी अत्याचार होता था, इन पे एक इनकी जो मामी है उनके ऊपर भी अत्याचार होता था, और ये एक दूसरे के सहयोगी थे, एक दूसरे से बात करते थे। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा आप सभी से प्रश्न है, आपको क्या लगता है? देखो इनकी जो मामी थी वो दोबारा से इनके जीवन के अंदर आ गई हैं। वीडियो को आप पॉज कीजिए और आप हमारे को बताइए आपको क्या लगता है कि जो इनकी मरी हुई मामी है, क्या वो आज भी इनके साथ हैं? और अगर वो आप इनके आज इनके साथ हैं तो किस रूप में होंगी? दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपने अपना जो प्रश्न हमने पूछा उसका उत्तर आपने पोस्ट कर दिया होगा। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि इनकी जो मामी है, इनकी मामी ने ही इनकी बेटी बन करके जन्म लिया है। दोस्तों जब ये बात हमारे सामने आई तो हम बड़े अचंभित हो गए, बड़ा हम कंफ्यूज से हो गए, क्योंकि इनकी मामी तो इनकी सहयोगी आत्मा थी। उन्होंने तो इनको रोटी खिलाई, उन्होंने तो अपनी गोद इनको दी कि तेरी माँ तेरे को गोद नहीं दे सकती है तो कोई बात नहीं, मेरी गोद में सर रख करके रोले बेटा, या मेरे पास मतलब सारा जो कंफर्ट था वो इनकी मामी की वजह से इनको मिला हुआ था। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जब वही मामी ने इनकी पुत्री बनकर के जन्म लिया इनके घर में, इनकी बेटी बनकर के वो आई, तो इनको उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है? ऐसा क्या रह गया? दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या हिसाब किताब है जो आपको लगता है कि इनकी मामी और इनकी मतलब इनकी मामी जो कि अब इनकी बेटी हैं, इनकी बेटी और इनके बीच में रह गया होगा, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रिलेशनशिप ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस करते हैं। तो प्यारे दोस्तों फाइनली इन्होंने अपने पास्ट की लाइफ के अंदर क्या देखा इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन छोटा सा अपडेट अप्रैल के महीने में शुरू होने वाले पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोर्स से संबंधित। दोस्तों अगर आप भी हमारी तरह दूसरों की सहायता करना चाहते हैं उनके पास्ट लाइफ को एक्सप्लोर करने में,
आज उनके जीवन के अंदर क्या समस्याएं हैं, पास्ट लाइफ से उसका क्या कनेक्शन है, इसको एस्टैब्लिश करने में अगर आप दूसरों की सहायता करना चाहते हैं तो एक बहुत ही डिटेल्ड पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स मिड अप्रैल के अंदर शुरू किया जाने वाला है, जो कि लगभग 45 दिन तक चलेगा। 45 डेज का ये कोर्स होगा, जिसके अंदर क्लासेस तो 16 कराई जाएंगी, 16 क्लासेस कराई जाएंगी, लेकिन जो है ये ओवरऑल 45 डेज तक इसलिए चलेगा दोस्तों क्योंकि ये करने में बहुत सारी प्रैक्टिस की जो है आवश्यकता होती है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में 1.5-2 महीना लगा करके हमारे फर्स्ट बैच जो है उसके स्टूडेंट्स को हमने ट्रेन किया, इसी की वजह से आज वो हमारे साथ काम कर पा रहे हैं, सक्सेसफुली PLRs कर पा रहे हैं, और इसी की वजह से अब हम हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी के अलावा मराठी, तेलुगु और असमीज़ के अंदर भी ये PLR की जो सेवा है दूसरों को प्रदान कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स इन रीजनल लैंग्वेजेस को बोलते हैं, इन अलग अलग स्टेट से आते हैं, और ये जो हमारी स्ट्रेंथ है ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि और बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वो जुड़ते जा रहे हैं, जो कि अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो अगर आप भी PLR सीखना चाहते हैं तो आप हमारा जो फ़ोन नंबर है 9518081745, इसके ऊपर हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कोर्स को थोड़ा इकोनॉमिकल बनाने के लिए और अफोर्डेबल बनाने के लिए पिछली बार से जो फीस है उसको 3,000 रुपये कम रखा गया है, और इस बार जो फीस है आप उसको पार्ट्स के अंदर भी पे कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी को प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे नंबर पे 9518081745, इसके ऊपर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मैसेज भेजें। व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी जो टीम है सारी जानकारी कोर्स से रिलेटेड आपके साथ साझा कर लेगी। तो फाइनली दोस्तों, जब इनको इनके पास लाइफ के अंदर भेजा जाता है तो ये अपने आप को 18 वर्ष की आयु के एक कुमार के रूप में, एक लड़के के रूप में देखते हैं, जिसको ये देखते हैं और बताते हैं कि इसने शर्ट और पैंट्स पहनी हुई हैं, और पैरों में देखते हैं तो वाइट और ब्लू कलर के, वाइट एंड ब्लू कॉम्बिनेशन के शूज इसने पहने हुए हैं। ये कहते हैं कि एकदम गोरा सा लड़का है, लेकिन है ये इंडियन ओरिजिन का है, किसी बहुत ही अमीर घर का लड़का है, और इनको ऐसा नजर आता है कि मैं एक गार्डन में खड़ी हूं या खड़ा हूं फॉर दैट मैटर, और ये घर का गार्डन है, और जो गार्डन में ये खड़े हैं वो गार्डन ही बहुत बड़ा है, और पीछे पलट कर देखते हैं तो जैसे कोई बहुत बड़ा पैलेस सा होता है, जैसे वो अमीर लोगों को दिखाते नहीं फिल्मों के अंदर, है ना, बड़े बड़े रईस लोग होते हैं, बड़ा सा गार्डन पीछे घर, कह रहे उस टाइप का घर मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, गार्डन में क्या है? तो गार्डन में ये बताते हैं कि यहां पर एक माली है जो कि लगभग 65 वर्ष की आयु का है, और ये देखते हैं कि ये उस माली के ऊपर ऑर्डर झाड़ते रहते हैं, और ये बताते हैं कि जो माली है उसकी तरफ ये देख रहे हैं, ये उसको बहुत डांट रहे हैं कि तू ठीक से काम करिए वो, तो ये अपना लहजा बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हूँ, और ये कहते हैं कि मैं उस पर रोब जमाता रहता हूँ, उसकी आंखों में देखता हूँ तो माली की आंखों में दुख नज़र आ रहा है, और जैसे कि अपनी आंखों से वो माली इनको कह रहा हो कि तुम बहुत घमंडी हो। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई आपको लगता है कि आप घमंडी हो? तो ये कहते हैं नहीं, देखो मेरे को तो कुछ, मैं तो इनको कुछ समझता नहीं हूं, मैं अमीर हूं, पैसे वाला हूं, और ये कहते हैं कि काले रंग के लोग मुझे पसंद नहीं है। हमने कहा काले रंग के लोग पसंद नहीं है, क्या मतलब है? तुम भी तो इंडियन हो, तो स्क्रीन तो कैसे भी कलर का होता है। तो कहते हैं नहीं, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं काले रंग, इन्होंने विशेष बात बोली, काले रंग के लोगों को देखता हूं तो मुझे घृणा होती है, मैं अपने आप को बहुत ऊंचा समझता हूं। ये कहते हैं कि जो मेरा घर है, घर बहुत सुंदर है, और यहां पर ये जो माली है, माली को ये पहचान लेते हैं कि इनके इसके जीवन में कौन है ये। अच्छा, फिर कहते हैं, फिर हम इनको कहते हैं कि चलो घर वगैरह भी देखो, चलो माली तो है, घर के अंदर जाते हैं तो घर के अंदर इनको एक नौकरानी नजर आती है जो कि लगभग 25 से 26 वर्ष की आयु की है, मटमैले से रंग की उसने साड़ी पहनी हुई है, और वो घर के अंदर काम कर रही है, और ये कहते हैं कि भाई इससे काम कराता हूं तो कुछ ऐसी फीलिंग आती है कि काम ज्यादा कराते हैं उससे, और क्योंकि उससे काम ज्यादा कराया जाता है तो कहते हैं कि शी इज मैड एट मी, मुझे बहुत गुस्से से देख रही है वो। तो मुझसे बोलते हैं कि अच्छा, ये कहते हैं कि कभी कुछ बोला नहीं उसने,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसकी आंखें देख करके कि उसके मन में है कि सही टाइम आने दे फिर तुझे बताऊंगी। तो हमने कहा कि फिर कभी कोई सही टाइम आया, कुछ उसने बताया? तो उसने कहा, इन्होंने कहा कि नहीं, मैं बहुत अमीर हूं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इनका सही टाइम कभी नहीं आएगा। ये जो सोच रही है ना मन में कि मुझे बताएगी, तो कह रहे ऐसे नहीं, कह रहे मैं बहुत अमीर हूं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन माली को देखा तो उसकी आंखों में दुख बहुत नजर आया और उसकी आंखें कहती हुई नजर आई कि तुम घमंडी हो। नौकरानी की आंखों में देखा तो नौकरानी की आंखों में बदला नजर आया, जैसे खून उसकी आंखों में उतरा हुआ हो। लेकिन पूरे इस जीवन के अंदर ना तो ये माली और न ही ये नौकरानी इनका कुछ बिगाड़ पाए। दोस्तों, पास्ट लाइफ के अंदर ना ऐसा सा ही कुछ नजर आ रहा था, जिसकी वजह से पीएलआर को यहां पर रोक करके इनको इनके स्पिरिट गाइड के पास भेजा गया। पीएलआर डायरेक्टली ये ज्यादा देख नहीं पा रहे थे कि क्या इनके उससे कनेक्टेड है। बस यही दिख रहा था कि ये बहुत ही एक घमंडी पर्सनालिटी की और एक मतलब एक अच्छे इंसान नहीं है, ऐसा इनको नजर आ रहा था। फिर दोस्तों, जब इनके गाइड के पास इनको भेजा गया तो गाइड ने और इनको पूर्व के जीवन के दृश्य दिखाए, कुछ हॉरर्स, कुछ डार्कनेस इनके गाइड इनके सामने लेकर के आए, जिसके अंदर ये खुद टैप इन नहीं कर पा रहे थे। और दोस्तों, ये खुद टैप इन पता है क्यों नहीं कर पा रहे थे? इनके गाइड ने बताया, क्योंकि गाइड ने कहा कि तुम्हारे को अंदर आज भी रियलाइजेशन ही नहीं है कि तुमने गलत किया था, इसलिए तुम उस दृश्य में नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन फिर गाइड ने इनको वो दृश्य दिखाया। दोस्तों, गाइड ने इनको क्या दिखाया, वो बताने से पहले हम बताना चाहेंगे जो कैरेक्टर्स, वैसे तो आप भी समझ गए होंगे जो इनको नजर आए। जो इनको माली नजर आया था दोस्तों, उसको इन्होंने अपने इस जीवन के पिता के रूप में देखा। और घर के अंदर जो नौकरानी नजर आई थी, जिसको बदला लेना था इतना ज्यादा काम कराने का, उसको इन्होंने देखा अपनी मां के रूप में, अपनी माता जी के रूप में, जिन्होंने बहुत काम कराया ना इनसे, उनसे भी बहुत काम कराया था इन्होंने पूर्व के जीवन में। अब पिछले जन्म में तो अमीर मालिक थे, ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे वो इनका। इस जीवन में तो उनकी बेटी बनकर के पैदा हो गए। तो जो हिसाब किताब हम बनाते हैं, इंसान गलत काम करते समय दोस्तों, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए दोस्तों, दूसरों के साथ रंग भेद करते हुए, दूसरों के साथ हीन भावना रखते हुए, बिकॉज वो किसी एक फाइनेंशियल स्टेटस के अंदर है, किसी एक सोशल स्टेटस के अंदर है, उसके अंदर हम सोचते नहीं है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं दोस्तों कि ये जो चक्र है ना, काल चक्र है, घूमता रहता है। आज जो आपकी पोजीशन है, जैसे कर्म आप करेंगे, जैसी भावना इस यूनिवर्स को देंगे, जैसी भावना आप आसपास के लोगों के तरफ के प्रति रखेंगे, वैसी ही परिस्थितियां घूम फिर करके फिर आपके जीवन के अंदर आएंगी। किसी भी मनुष्य को यह भूलना नहीं चाहिए। तो ठीक है, देखिए दोस्तों, ये तो था मां और पिता कौन थे। अभी गाइड ने क्या बताया और गाइड ने क्या फर्दर दृश्य दिखाए, वो आपको हम बताते हैं। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब गाइड के पास फिर ये गए तो क्या नजर आया और क्या फर्दर खुला। तो गाइड के पास भेजने के बाद दोस्तों, सबसे पहले तो उनसे प्रश्न पूछा गया कि सर, जो पास्ट के जो देखे इन्होंने लाइफ, पास्ट लाइफ देखा तो उसके अंदर चलो एक माली था और एक काम वाली थी, वो तो इनके माता पिता हैं, उन्होंने तो दुख दे दिया, समझ में आ गया क्यों काम कराते थे, क्यों इनके पिताजी चुप रहते थे जब इनकी माँ इनके ऊपर अत्याचार करती थी, वो बात तो समझ में आ गई है। लेकिन अभी भी ये समझ में नहीं आया कि वो आत्मा जो कि पिछले जन्म में इनकी मामी थी, इस जन्म में इनकी बेटी बनकर के आई है, तो वो तो इनकी सहयोगी आत्मा है, वो तो इनको प्रेम करती थी, तो उनसे इनको इतनी ज्यादा खार क्यों है या इतना गुस्सा क्यों आता है उनको देख करके, ये प्रश्न का उत्तर इनके गाइड से पूछा गया है। जब इनके गाइड से पूछा तो गाइड ने एक इनका हाथ पकड़ लिया और उनको ऐसा नजर आया कि जैसे गाइड ने किसी को बुलाया और इनके सामने एक वहां पर आदमी आकर के खड़ा हो गया, जिसको इन्होंने इस जीवन में कभी नहीं देखा। वो जैसे ही सामने आकर के खड़ा होता है दोस्तों, तो उसने बोला कि मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मुझसे पूछते हैं कि भाई क्यों कह रहा है पीछा नहीं छोड़ूंगा, तो गाइड जो है इनको एक दूसरा दृश्य दिखाने लग जाते हैं। यही जो इन्होंने 18 वर्ष की आयु वाले लड़के वाला जीवन देखा था दोस्तों, इनके अंदर इनको ऐसा नजर आता है कि ये जो आदमी यहां पे आके कह रहा है तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, वो भी इनके घर के अंदर एक नौकर था। और गाइड ने और उस नौकर ने कहा वहां पे, अब ऐसा हो रहा है कि प्रेत आत्मा बात भी कर रही है, तो एक प्रेत आत्मा इनके सामने आ गई थी बेसिकली, वो भी बात कर रही है और इनको इनके पूर्व के जीवन के दृश्य भी दिख रहे हैं। तो वो कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा घमंड था
अपनी सूरत पर, और वो कहता है कि मैं तुम्हारी जो पूरी सूरत है उसको बिगाड़ करके रख दूंगा। यहां पर दोस्तों एक बात और रिवील होती है, जो कि सेशन खत्म होने के बाद जब ये बहन जाग गए थे तब उन्होंने बताया था, ये पहले बताना हमारे को भूल गए थे। वो ये था दोस्तों कि ये जो बहन है, जब से इनकी शादी हुई है इनको बहुत ज्यादा स्किन एलर्जी भी है। मतलब जैसे कहीं कहीं पर इनको इन्फेक्शन हो जाता है, कहती है इन्फेक्शन आता है जाता है आता है जाता है, लेकिन इन्फेक्शन मेरा पीछा नहीं छोड़ता। तो कह रही मेरी पूरी बॉडी पे, मैंने बताया कि भैया मैं पूरा टाइम अपना सर खुजाती रहती हूँ, कभी यहाँ खारिश करूंगी, कभी यहाँ क्रीम लगा, कभी वहाँ क्रीम लगा, कभी कोई गोली खा। तो कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा चलता है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस चीज़ को लेकर के। तो उसके लिए भी ये जो प्रेत आत्मा, इसने खुद को जिम्मेवार बताया। उसने कहा कि तेरा जो पूरा शरीर है, जो तेरी पूरी खूबसूरती है, उसको हम बर्बाद करके रख देंगे। तुझे तेरे सुंदर होने पे, तुझे तेरे पास पैसा होने पे, तुझे तेरे पास तेरा पावर होने पे बहुत ज्यादा घमंड था, ये तीनों चीजें हम तुझसे छीन लेंगे। अच्छा, तो फिर आगे दिखता है कि आपने ऐसा क्या किया भाई, इतना क्यों नाराज है ना? मालिक तो नौकरों से काम कराते ही हैं, तो इतना इसको क्या नाराज हो गया? तो इनको नजर आता है कि पूर्व जीवन में ये जो आदमी है, इसको इस बहन ने, जब ये 18 वर्ष का वो लड़का था, एक काल कोठड़ी के अंदर बंद कर दिया था। और काल कोठड़ी के अंदर ये आत्मा 1 साल तक बंद रही थी, जब ये इसका नौकर थी। 1 साल तक काल कोठरी में बंद किया हुआ था, और वो जो काल कोठरी में बंद था उसके अंदर इनको ना खाने दिया जाता था ना पानी दिया जाता था। आप सोचेंगे कि 1 साल तक वो जिंदा कैसे रहा? इनको फिर फर्दर ऐसा नजर आता है कि भाई 1 साल तक पूछा जाता है कि 1 साल तक तुम वहां पे जिंदा कैसे रहे? तो ऐसा नजर आता है कि अभी तो वही प्रेत आत्माएं नजर आ रही थी, पीछे से इनको ऐसा नजर आता है कि जैसे काला धुआं सा उस प्रेत आत्मा की तरफ बढ़ता आ रहा है, और उस काले धुएं के अंदर से 3 और चेहरे इमर्ज होते हैं, 3 औरतें इनको नजर आती हैं, थोड़े वो डरावनी सी हैं, और वो पीछे आकर के उस प्रेत आत्मा की खड़ी हो जाती हैं। तो वो कहती हैं कि ये जिंदा रहा हमारी वजह से। फर्दर इनको दिखाई देता है कि ये काल कोठरी में उस बंदे को बंद कर रहे हैं, उस आदमी को। तो इन्हीं के घर में 3 औरतें ऐसी हैं जो कि उससे रिलेटेड हैं, और उनको उसके लिए बहुत ज्यादा दुख आती है। उसको भाऊ भाऊ बोल रही हैं कि मेरे भाऊ को ऐसा बंद कर दिया इन्होंने। तो वो छुप छुप के दिन में कभी एक रोटी सरका दी, कभी थोड़ा सा पानी पिला दिया, छुप छुप के उसको खाना दे पाती थी। लेकिन एक होता है दोस्तों, एक व्यक्ति होता है, उसके शरीर की रिक्वायरमेंट होती है 3 टाइम का खाना खाना या 2 टाइम खाना खाना, वो नहीं हो पाया। थोड़ा थोड़ा कुछ अगर उनके हाथ में लग जाता था तो वो उसको दे आती थी, तो थोड़ा बहुत ये काल कोठरी के अंदर खा लेता था या पी लेता था। तो ये 3 औरतें इसको वो देती रहती थी, लेकिन उसकी दुर्दशा बहुत ज्यादा थी। ये जो व्यक्ति है बहुत ज्यादा बीमार था, और बीमार होकर के फिर जब बिल्कुल उसके शरीर के अंदर हिम्मत नहीं रही, शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो गई, तो ये व्यक्ति मर गया था। अच्छा, वो तो काल कोठरी के अंदर मरा था, तो पूछा गया कि आप तीनों के साथ भी कोई अत्याचार हुआ? तो उन्होंने कहा कि अत्याचार तो तूने बस हमारे भाऊ के साथ किया, और वो जो औरतें हैं कुछ ऐसा है, उनकी तो नेचुरल डेथ्स हुई थी, लेकिन उन तीनों के मन में बदला इतना ज्यादा था इनके प्रति कि मेरे भाई के साथ ऐसा किया, तो उन तीनों ने जन्म नहीं लिया था। और फिर अब ये चारों पिछले जीवन से ही इनके पीछे पड़ गए हैं, और इस जीवन में भी पूरा इनके शुरू से ही पीछे पड़े हुए थे। अब आती है बात दोस्तों, जो मेन बात है कि अगर ये 4 प्रेत आत्माएं बचपन से ही इनके पीछे पड़ी हुई थी, तो शादी होने के बाद कैसे इनके ऊपर प्रभाव आया? फिर तो बचपन से प्रभाव आना चाहिए था। तो यहां पर इनके जो गाइड हैं दोस्तों, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि बचपन से ही वो थे तो इनके पीछे ही, लेकिन वो इनके ऊपर उतना प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि इनकी खुद काफी स्ट्रांग थी। ठीक है, एक तो ये बात थी। दूसरा, जो इनकी मामी है, क्योंकि वो इनकी सहयोगी आत्मा थी, तो उस मामी को भी इन चारों ने ही मैनिपुलेट करके जैसे अपने प्राण देने पे मजबूर किया। तो जो कोई भी इनके सहयोग में आएगा वो उनके अगेंस्ट हो जाते थे। इनके माता पिता को भी मोटिवेट यही प्रेत आत्माएं करती थी कि मारो। इनके स्कूल में जो टीचर्स होते थे उनको भी आत्माएं मतलब जैसे प्रवेश कर जाती हैं, अपना इन्फ्लुएंस डाल देती हैं, उनसे भी पिटवाती थी। एक मामी थी इनकी जो कि इनका सहयोग करना चाहती थी, इनको रोटी खिलाती थी, इनको सर पे हाथ फेरती थी। तो मामी को उन्होंने ऐसा वो करके प्रभाव करके उनके प्राण चले गए। लेकिन जो मामी है उनका इनके प्रति मातृत्व का भाव बहुत ज्यादा था। तो जब उनके प्राण गए और वो आत्मा के रूप में आई, तो उन्होंने भी इनको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। तो वो मामी के प्रोटेक्शन की वजह से, और दूसरा
जब हम विवाह नहीं करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास क्या होता है, ब्रह्मचर्य का बल होता है, पवित्रता की शक्ति होती है। तो हमने पहले भी हमारी वीडियोस के अंदर ये बात बोली है कि जब आपके पास पवित्रता का बल होता है तो उससे कैसे होता है कि अगर कोई प्रेत आत्माएं आपके आसपास भी हैं, वो चाहे भी तो आप में प्रवेश नहीं कर सकती अगर आप पवित्र रहते हैं। तो जब हम अपनी पवित्रता भंग करते हैं तब ही वो हमारे ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाती हैं। अब इसमें एक बात ये आ जाती है कि भाई फिर तो आदमी शादी ना करे, ये वो, देखिए वो एक अलग बात है, सामाजिक व्यवस्था है, आपको आगे अपना वंश आगे बढ़ाना है, उसके लिए आप भाई आप वो जाते हो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन जिस चीज से जो प्रभाव होता है वो प्रभाव उससे होता ही है ना। तो आपकी जब भी ब्रह्मचर्य का बल जाएगा, है ना, और इसीलिए हनुमान जी, हम बार बार हनुमान जी का एग्जाम्पल लेते हैं, हनुमान जी का नाम लेने से भूत पिशाच क्यों भाग जाते हैं? दो चीजें उनके पास, एक है ब्रह्मचर्य का बल और दूसरा है अपने जो इष्ट हैं, उनके जो प्रभु हैं श्री राम, उनको संपूर्ण समर्पण। जिसके पास ये दो चीजें हैं, ब्रह्मचर्य का बल और परमात्मा के प्रति संपूर्ण समर्पण, उसको भूत प्रेत नहीं छू पाते हैं। तो क्या होता है बाय डिफॉल्ट, भारतवर्ष में तो कम से कम ऐसे ही होता है कि जब बच्चियां कुमारी होती हैं, कन्याएं होती हैं, तो क्या पूरा वो पवित्रता की धारणा करती हैं। तभी विवाह से पहले हर कोई कन्या के चरणों में गिरता है, और जब विवाह हो जाता है तो बोलते हैं कि कन्या को बोलते हैं, फिर वही बोलते हैं अब तुम बहू बन गई हो, अब ससुर के पैर छुओ, सास के पैर छुओ, जेठ के पैर छुओ, वो वाले फूफा जी के पैर छुओ, सबके आगे उस कन्या को गिराते हैं कि पैर छुओ आप, और उस पहले पैर नहीं छूने देते। जब वो कन्या होती है, जब वो पवित्र होती है, सब उसके पैर छूते हैं, ये घर की कंजक है ना। तो वो क्या होता है, पवित्रता का बल होता है। तो क्योंकि विवाह हो जाने के बाद एक तो इनकी जो मामी है वो मुक्त होकर के आगे चली गई थी, एक तो उनका प्रोटेक्शन हट गया था क्योंकि शायद उन्हीं को ही इनकी संतान बन करके वापस आना था। दूसरा, विवाह होते ही पवित्रता जब भंग हो जाती है तो फिर ये आत्माएं तो हावी होने का वो कर ही रही थी, तो जितना भी इनके पास प्रोटेक्शन था वो एक प्रकार से हट गया और फिर वो पूरी तरह से इनके ऊपर हावी हो गई। तो शारीरिक समस्याएं भी दी और हावी होकर के इनकी बुद्धि को भी बंद कर दिया, है ना। तो पूरे पीएलआर के अंदर दोस्तों ये चीज निकल करके आई कि ये जो 4 प्रेत आत्माएं हैं, इनकी वजह से सब खराब हो रहा है। और उन्होंने बताया भी कि तुम्हारी ये जो बच्ची है, इसके साथ तुम्हारा हिसाब किताब नहीं है, तुम्हारी सहयोगी आत्माएं हैं, लेकिन हमें पता है कि इसके साथ तुम अगर इकट्ठी हो गई, इसकी पावर की, पहले भी इसने तुम्हें बचाया था, तो हम नहीं चाहते कि ये तुम्हारे को बचाए। तो इसीलिए इन दोनों के ऊपर एक प्रकार से वो हावी रहते हैं कि इन दोनों का जो संबंध है वो खराब रहे। तो इनकी बेटी को भी इनसे दूर ये प्रेत आत्माएं कर रही हैं, है ना। दूसरा, इनको शारीरिक व्याधियां भी हैं, बुद्धि भी बंद कर दी है, स्किन प्रॉब्लम्स भी कॉज कर रही हैं। तो इस प्रकार से पूरी तरह से इनका जो जीवन है उसको ये जो आत्माएं हैं दोस्तों उन्होंने घेर लिया। दोस्तों बिल्कुल अंत में एक बात हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, अमूमन तौर पे जब कोई प्रेत बाधा का केस होता है, आपने देखा होगा कि पहले भी हमने ऐसे केसेस शेयर किए हैं, और उसके अंदर क्या है, हमारे को इंस्पिरेशन आता है कि हमारे को इन आत्माओं को जो है ना मुक्त कराना है, कि भाई ये जो समस्या है वो खत्म हो, जो भी आत्माएं हैं उन्होंने इनफ तंग कर लिया, तो अब ये मुक्त हो जाएं, आगे अपना जन्म लें, या भाई पुण्य आत्मा बनना है, आकाश तत्व में जाकर के बैठना है, कल्याण करना है, दूसरों का कुछ ऐसा रोल ले लें, प्रेत बन करके ना घूमें। हमेशा हम ये प्रयास करते हैं। लेकिन और दोस्तों जब ये होता है तो क्या होता है कि ना हमारे को ना एकदम जैसे हाइटेंड सेंसेस होने लग जाती है, हमारे को ऐसा लगता है कि जैसे दिव्य शक्तियों का आदेश आ रहा है और वो साथ में आ रही है कि भैया मुक्त कराना है। दोस्तों इन बहन के केस के अंदर हमारे को ये टचिंग आती है कि इन आत्माओं को मुक्त नहीं कराना है। तो हम अपने आप से पूछ रहे हैं कि भी मुक्त क्यों नहीं कराना है, बेचारे दुखी होंगे। तो कुछ ऐसा आ रहा है कि इस बच्ची ने अभी लेसन लर्न नहीं किया है, इसने लेसन लर्न करना है। एक बात जो बोलते बोलते शायद रह गई या हमने ज़्यादा एम्फेसिस नहीं किया, दोस्तों इन्होंने ना घृणा शब्द का इस्तेमाल अपने पीएलआर के दौरान कम से कम 50 बार तो किया ही होगा कि मुझे घिन आती है, जो गरीब हैं उनसे भी घिन आती है, जो लोग काले हैं उनसे भी घिन आती है, जो जिनके पास पैसा नहीं है, थोड़े से उनके पास सुख सुविधाएं कम है, मुझे घिन आती है। तो और जब ये बहन उठी थी उसके बाद इन्होंने कहा था भैया आज भी मेरे साथ ऐसा है कि जैसे थोड़ा गरीब लोगों का थोड़ा एरिया होता है ना, जहाँ पे भाई थोड़ा कम स्टैंडर्ड या ऐसे थोड़ी साफ सफाई कम हो, तो कह रही मैं वहाँ से जा नहीं पाती हूँ, मुझे ये होता है कि मैं नहीं जा पाऊंगी, अगर मुझे बड़ी नफरत सी होती है। सो शी सेड कि मुझे लोगों से नफरत नहीं होती, मुझे इस चीज़ से नफरत है, बट लाइक इन अ वे एक क्या होता है कि ना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा अंदर से आत्मा को है ना, कि मैं सुंदर, मैं अमीर, मैं ये। तो वो बहुत ज़्यादा बहन ने कहा कि भैया मुझे भी लग रहा है
ये मेरी पर्सनालिटी के अंदर है और उसी का दुख है। दोस्तों अब क्या होता है कि जो योग, जो साधना हमने बहन को रेकमेंड किया आगे चल करके कि अब आप ये करो, आप ये सीखो इसको अच्छे से, उस साधना में कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि ना उसके अंदर सिखाया जाता है कि आप विश्व का कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा कैसे बन सकते हैं। उसके अंदर जो सोच है उसको परिवर्तित कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि आप देखिए, क्या गरीबी अच्छी चीज है? नहीं, गरीबी अच्छी चीज नहीं है, है ना। तो अगर हमारे को ये लगता है कि गरीबी अच्छी चीज नहीं है, तो हमारे जीवन में जितना हमसे संभव हो हमारे को प्रयास करना चाहिए कि जो लोग दरिद्र हैं या गरीबी में हैं, अगर देखो नफरत तो करनी नहीं चाहिए, करना है अगर कुछ गरीबी से घृणा है तो आप कुछ ऐसा करो जिससे लोग अपनी गरीबी से ऊपर उठ जाएं। कुछ ऐसा काम करो कि वो सक्षम बन जाएं और गरीबी उनके जीवन में रहे ही ना, है ना। तो गरीबी को जब हम मतलब गरीबी से दिक्कत है तो गरीबी पे काम करो, है ना। आपको वैसे लगता है कि लोग कम पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे लोग, तो कुछ आप ऐसा इनिशिएटिव लो जिससे लोग पढ़ना लिखना सीख सके। मतलब हमारे दो तरीके होते हैं, अगर समाज के अंदर कोई बुराई है या कुछ कमी है किसी चीज के अंदर, तो एक होता है कि हम सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जाकर के कि ये मेरे लायक नहीं है, उनको धिक्कार करके चले गए। ये है विचारों की पहले ही कोई नेगेटिव सिचुएशन है। हाँ, उनके अपने कुछ कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से वो डिप्राइव्ड हैं या उनके पास स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं, या वो तो एक है हमने फिर और घृणा करके और ज्यादा बढ़ा दिया, नेगेटिव एनर्जी और दे दी। एक है कि वो नेगेटिविटी के अंदर है, या तो हम न्यूट्रल रहें या फिर हम कुछ ऐसा करें, चाहे अपनी शुभ भावना दें, शुभ कामना उनको दें, या फिजिकली कुछ हम ऐसा प्रोग्राम रन करें, किसी ऐसे प्रोग्राम का पार्ट बने जिससे वो लोग अपनी परिस्थिति से ऊपर उठ सके। ऐसा करने से दोस्तों क्या होता है कि हमारे ऊपर जो हमसे गलतियां हुई होती हैं, जो हमने वही घृणा का भाव इस यूनिवर्स में दिया था, आत्मा को दिया था, अब हम पॉजिटिव देने लग गए, तो क्या होता है वो आपस में नलीफाई होने लग जाता है। हम गलत काम करके आए थे, अब हम पुण्य का काम, कल्याण हमने करने लग गए। तो उससे क्या होता है कि दूसरों को भी हम ग्रो कराते हैं, और जब हम दूसरों को ग्रो कराते हैं तो हम खुद भी ग्रो करते हैं। तो ऐसे ही एक कोर्स, मेडिटेशन कोर्स के जिसके अंदर ये सब कुछ सिखाया जाता है, ये हमने जो बहन है उनको रेकमेंड किया। दोस्तों हमारा ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर और इसके पिन कमेंट के अंदर भी हम इस फ्री मेडिटेशन कोर्स का जो लिंक है आप सभी के साथ साझा करने वाले हैं। अगर आप भी चाहें तो कैसे विश्व कल्याणकारी आत्मा बना जाता है, कैसे अपने मन में भावना घृणा की ना होकर के सबका कल्याण करने की भावना 24 घंटे हम कैसे रख सकते हैं, और दूसरों का कल्याण करने से अपना जो कल्याण है उसको कैसे कर सकते हैं, इसको आप भी चाहें तो इस निःशुल्क मेडिटेशन कोर्स के माध्यम से आप सीख सकते हैं। 10 मार्च से इसकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं दोस्तों, और 8 PM टू 9 PM 10 दिन तक इनकी क्लासेस होंगी। तो आप चाहें तो लिंक का इस्तेमाल करके आप वो कर सकते हैं। और बिल्कुल अंत में, बिल्कुल वीडियो के अंत में दोस्तों आपको हम अपडेट देना चाहते हैं हमारे चैनल पे दिख रहे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। आपने देखा होगा हमारी यूट्यूब वीडियोस पे हमने कुछ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू किया है। दोस्तों हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को अपने वीडियोस के अंदर प्रमोट करते हैं जिनके माध्यम से आप कुछ पॉजिटिविटी अपनी लाइफ के अंदर ला सकते हैं। वैसे तो देखिए दोस्तों, ध्यान, साधना, ईश्वरीय ज्ञान, इसी के माध्यम से ही कल्याण होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि एक स्टेप हमारे को पुश चाहिए होता है कि भाई उसका वो पुश हमारे को मिल जाए तो कम से कम फिर हम साधना करने लायक तो हो जाएं। तो ऐसे ही दोस्तों सबसे पहले जिनको हमने प्रोडक्ट्स में रेकमेंड किया हुआ है वो है एक मुखी और दो मुखी रुद्राक्ष। दोस्तों ये जो रुद्राक्ष होते हैं इनके अंदर गुण होता है कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर अटैक कर रही है तो उसका प्रभाव ये अपने ऊपर ले लेते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों क्या है कि अगर दो मुखी रुद्राक्ष है और आपके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग अटैक हुआ है तो दो मुखी रुद्राक्ष क्या होता है, वो फट जाता है, वो बीच में से खुल जाता है। लेकिन जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है उसकी इंटेग्रिटी थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होती है, उसकी थोड़ा पावर भी ज्यादा वो रेडिएट करता है। लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष थोड़ा एक्सपेंसिव ज्यादा होता है। तो आपकी चॉइस है, अगर आप ऐसे किसी अटैक से ग्रसित हैं तो आप एक मुखी या दो मुखी रुद्राक्ष, डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या बजट है, आप उसको धारण करने के बारे में सोच सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे हाथ में ये नेपाली पंचमुखी रुद्राक्ष की 108 मणकों की माला है जिसको हमने पहनना शुरू किया है। दोस्तों जब आप स्पिरिचुअल लाइन ऑफ वर्क के अंदर होते हैं और आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन और स्पिरिचुअल आपको एनर्जीज की हेल्प की जरूरत लगती है हर वक्त,
तो उसमें क्या होता है, आप इस माला को अपने हाथ में धारण कर सकते हैं। जैसे देखो हमने क्रॉस करके इसको पहना हुआ है, अपने हाथ में हम पकड़ करके रखते हैं। ये क्या करता है, आपकी जो डिवाइन आपके अंदर पावर्स होती हैं उसको एम्पलीफाई करता है, उसको एम्पलीफाई करने में आपकी सहायता करता है। और जैसे हम ये थोड़ा बहुत हमारे को निवारण करना होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारा प्रभाव ये अपने ऊपर ले लेता है। तो एक टूल की तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप ऐसे किसी लाइन ऑफ वर्क के अंदर हैं तो आप इस माला को भी कंसिडर कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों सॉल्ट लैम्प्स, सॉल्ट लैम्प्स क्या होते हैं दोस्तों, नमक के अंदर गुण होता है नेगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेने का। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव है, तो आपका जो ड्राइंग रूम है आप उसके अंदर एक सॉल्ट लैम्प रख सकते हैं, या वैसे ही एक पिंक सॉल्ट की ब्रिक होती है उसको ला करके रख सकते हैं। तो वो क्या होता है, वातावरण से नेगेटिविटी को अपने अंदर खींचता रहता है। इसी प्रकार से लास्ट में दोस्तों अरोमा ऑयल्स और अरोमा ऑयल्स के डिफ्यूजर्स। अरोमा ऑयल्स क्या होते हैं दोस्तों, कि जो वातावरण है उसको सुगंधित करते हैं। अब डिफ्यूजर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं। इसको आप तार भी होती है उससे प्लग कर सकते हो, या मॉर्टिन की तरह ये लग जाता है ना। उसके अंदर आप थोड़ा सा अरोमा ऑयल डाल करके उसको आप ऑन करेंगे तो वो धीरे धीरे बर्न करता रहता है उसको, और पूरे वातावरण में खुशबू फैलाता रहता है। आप अरोमा ऑयल यूज नहीं करना चाहते तो ये जो डिफ्यूजर्स हैं इसके अंदर जो कपूर होता है, कपूर की टिकिया को डाल करके आप दिन में 2-3 बार आप जला सकते हैं। कपूर की जो सुगंध होती है उससे भी जो वातावरण है वो शुद्ध होता रहता है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इन प्रोडक्ट्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। हम आशा करते हैं जो पूरी वीडियो हमने आपके लिए बनाई आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना इसको बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके आप हमारे को बताएं आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।